कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान और वीरान सड़क को देखते हैं जहां चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई है। एक टोल प्लाजा पर चेकिंग चल रही है और वहां के गार्ड्स ने पूरी सड़क को बैरिकेड से रोक रखा है। एक किसान अपने छोटे से ट्रक में वहां पहुंचता है। गार्ड्स उसके ट्रक को रोकते हैं और उस पर एक केमिकल का छिड़काव करने लगते हैं। किसान बहुत गुस्से में गार्ड से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है और इस अजीब से केमिकल की बदबू क्यों आ रही है। गार्ड उसे बताता है कि पास के एक बायोटेक प्लांट में कुछ गैस लीक हुई है जिसकी वजह से यह सब किया जा रहा है। किसान बड़बड़ाते हुए वहां से अपना ट्रक लेकर आगे निकल जाता है। उसका ध्यान सड़क पर नहीं था क्योंकि उसका फोन नीचे गिर गया था और जैसे ही वह फोन उठाने के लिए नीचे झुकता है तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक जंगली हिरण आ जाता है। ट्रक की जोरदार टक्कर से वो हिरण कई फीट दूर जाकर सड़क पर गिरता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। किसान घबराकर गाड़ी से उतरता है और उस मरे हुए हिरण को देखता है। उसे लगता है कि अगर उसने पुलिस को बताया तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा, इसलिए वह चुपचाप वहां से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। लेकिन जैसे ही किसान का ट्रक वहां से ओझल होता है, उस मरे हुए हिरण के शरीर में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं और उसकी सफेद हो चुकी आंखें अचानक खुल जाती हैं। वह हिरण जो पूरी तरह से मर चुका था, वह झटके से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल जाता है। यह खौफनाक नजारा देखकर हमें समझ आ जाता है कि इस इलाके में एक बहुत ही भयानक और जानलेवा वायरस फैल चुका है जो मौत के बाद भी शरीर को खून का प्यासा बना देता है। अगले सीन में हम सियोल शहर के एक बहुत ही बड़े और अमीर फंड मैनेजर सियोक वू को देखते हैं। सियोक वू एक ऐसा इंसान है जिसके लिए दुनिया में अपने काम और पैसों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वह अपने काम में इतना अंधा हो चुका है कि उसके पास अपने परिवार के लिए एक सेकंड का भी वक्त नहीं है। उसकी पत्नी इसी बात से तंग आकर उसे छोड़कर जा चुकी है और अब वह अपनी छोटी सी बेटी सुआन के साथ रहता है। आज सुआन का जन्मदिन है, लेकिन सियोक वू को यह तक याद नहीं था कि उसने अपनी बेटी को कुछ दिन पहले ही बच्चों के दिन पर क्या तोहफा दिया था और वह आज फिर से उसे वही तोहफा दे देता है। सुआन बहुत उदास हो जाती है और अपने पिता से जिद करती है कि उसे अपने जन्मदिन पर अपनी माँ से मिलने के लिए बुसान शहर जाना है। सियोक वू पहले तो बहुत बहाने बनाता है, लेकिन अपनी बेटी की उदासी देखकर वह हार मान लेता है और अगले ही दिन सुबह सुबह उसे बुसान जाने वाली एक बहुत ही तेज रफ्तार ट्रेन के लिए सियोल स्टेशन लेकर पहुंचता है। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी और हर कोई अपनी अपनी मंजिल पर जाने के लिए जल्दी में था। सियोक वू और सुआन अपनी ट्रेन के डिब्बे में जाकर बैठ जाते हैं। इस ट्रेन में अलग अलग तरह के लोग सफर कर रहे थे। एक तरफ एक बहुत ही भारी भरकम और मजाकिया इंसान संघहुआ अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ बैठा था जो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रख रहा था। दूसरी तरफ कॉलेज के कुछ लड़के और लड़कियां थे जो बेसबॉल टीम के खिलाड़ी थे और बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। उसी ट्रेन के एक शानदार डिब्बे में एक बहुत ही घमंडी और अमीर बिजनेसमैन यौनसुख भी बैठा था और इसी बीच एक गरीब और डरा हुआ भिखारी भी ट्रेन के एक बाथरूम में छुपकर बैठ जाता है जो बाहर स्टेशन पर कुछ ऐसा खौफनाक देखकर आया था जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। ट्रेन बस स्टेशन से निकलने ही वाली थी कि सुआन खिड़की से बाहर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ अजीब देखती है। वह देखती है कि एक आदमी स्टेशन पर पागलों की तरह भाग रहा है और तभी कुछ लोग उस पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं। इससे पहले कि सुआन कुछ समझ पाती, ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल जाती है। लेकिन असली खौफ तो ट्रेन के अंदर शुरू होने वाला था। जब ट्रेन के दरवाजे बंद हो रहे थे तो ठीक उसी वक्त एक घायल लड़की लड़खड़ाते हुए ट्रेन के अंदर गिर जाती है। किसी का ध्यान उस लड़की पर नहीं जाता है। उस लड़की के पैर से बहुत गाढ़ा खून बह रहा था और उसके शरीर की नसें बिल्कुल काली पड़ चुकी थीं। वह दर्द से फर्श पर तड़प रही थी। सुआन टॉयलेट जाने के लिए अपनी सीट से उठकर ट्रेन के पिछले डिब्बे की तरफ जाती है। तभी एक महिला अटेंडेंट की नजर उस घायल लड़की पर पड़ती है। वह अटेंडेंट घबराकर उस लड़की की मदद करने के लिए नीचे झुकती है और अपने वॉकी टॉकी पर कंट्रोल रूम को मेडिकल हेल्प के लिए बुलाने लगती है। इससे पहले कि वह अटेंडेंट पीछे हट पाती, वह लड़की एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल जाती है और छलांग लगाकर सीधे उस अटेंडेंट की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा देती है। उस अटेंडेंट की गर्दन से खून का फव्वारा छूट पड़ता है और वह दर्द से चीखने लगती है। यह खौफनाक मंजर देखकर ट्रेन के उस डिब्बे में बैठे हुए लोगों की रूह कांप जाती है। अब उस डिब्बे में चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह आगे वाले डिब्बों की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन यह कोई आम वायरस नहीं था। जिस अटेंडेंट की गर्दन पर ज़ॉम्बी ने काटा था, महज 10 सेकंड के अंदर उसका शरीर भी झटके खाने लगता है और वह भी एक खून की प्यासी ज़ॉम्बी बनकर खड़ी हो जाती है। अब एक की जगह 2 ज़ॉम्बी वहां मौजूद थे और वो दोनों पागलों की तरह भागते हुए लोगों पर टूट पड़ते हैं। जो भी इंसान उनके चंगुल में फंसता उसे वो बेरहमी से नोच लेते और वह इंसान भी कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी बन जाता। देखते ही देखते वह पूरा का पूरा डिब्बा लाशों और खून से सन जाता है और दर्जनों लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे।
सियोक वू अपनी सीट पर बैठा हुआ था, तभी उसे लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। वह पलटकर देखता है कि लोगों की भीड़ आगे की तरफ भाग रही है और उनके पीछे सफेद आंखों वाले खूंखार इंसान दौड़ रहे हैं। सियोक वू को तुरंत अपनी बेटी सू आन की याद आती है, जो टॉयलेट की तरफ गई थी। सू आन टॉयलेट के पास डरी हुई खड़ी थी और एक जंबी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। सियोक वू बिल्कुल आखिरी सेकंड में अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा लेता है और पलटकर आगे वाले डिब्बे की तरफ पूरी ताकत से भागने लगता है। उनके ठीक पीछे संग हुआ और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। वो सभी भागकर अगले डिब्बे में घुसते हैं, लेकिन जंबी उनके बिल्कुल पीछे थे। सियोक वू अंदर घुसते ही कांच का दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन संग हुआ और उसकी पत्नी अभी भी बाहर थे और जंबी उनके बहुत करीब आ चुके थे। अपनी मतलबी फितरत के कारण सियोक वू दरवाजा लॉक करने की कोशिश करता है ताकि वो खुद बच सके, लेकिन संग हुआ पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देकर अपनी पत्नी के साथ अंदर घुस जाता है। संग हुआ सियोक वू पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने उन्हें मरने के लिए बाहर छोड़ दिया था। वो जल्दी से कांच का दरवाजा बंद कर देते हैं और यहीं पर उन्हें एक बहुत ही बड़ी और अहम बात पता चलती है। उन खूंखार ज़ॉम्बीज़ के पास इंसानों जैसा दिमाग नहीं था। उन्हें दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे खोलना नहीं आता था। वो बस कांच के उस पार इंसानों को देखकर पागलों की तरह दरवाजे से अपना सिर और हाथ टकरा रहे थे और वो कांच को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहे थे। बचे हुए लोगों की सांसें बुरी तरह से अटकी हुई थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो एक चलती हुई ट्रेन में कहां फंस गए हैं और बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। तभी ट्रेन के अंदर लगे हुए टीवी स्क्रीन पर न्यूज फ्लैश होने लगती है। न्यूज एंकर बहुत घबराई हुई आवाज में बता रही थी कि यह खौफनाक वायरस पूरे दक्षिण कोरिया में आग की तरह फैल चुका है। सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी है और हर शहर में सेना को तैनात कर दिया गया है। ट्रेन के सभी लोग अपने फोन पर न्यूज देखने लगते हैं। सियोक वू अपनी पावर का इस्तेमाल करके सेना में अपने एक पहचान वाले अफसर को फोन करता है और उसे पता चलता है कि हालात बहुत खराब हैं। तभी ट्रेन के स्पीकर पर ड्राइवर की आवाज गूंजती है। ड्राइवर बताता है कि उसे कंट्रोल रूम से मैसेज आया है कि आगे चेओनान स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इसलिए वो वहां ट्रेन नहीं रोकेंगे। लेकिन आगे आने वाले डेजोन स्टेशन पर सेना उनकी मदद के लिए पूरी तैयारी के साथ खड़ी है, इसलिए वो ट्रेन को डेजोन स्टेशन पर ही रोकेंगे और सभी पैसेंजर्स को वहां सेना के हवाले कर दिया जाएगा। यह खबर सुनकर ट्रेन में बचे हुए लोगों की जान में जान आती है। उन्हें लगने लगता है कि अब वो सुरक्षित हैं और सेना उन्हें बचा लेगी। कुछ देर के खौफनाक सफर के बाद ट्रेन डेजोन स्टेशन पर आकर धीरे धीरे रुक जाती है, लेकिन बाहर का नजारा बहुत अजीब था। पूरा स्टेशन बिल्कुल सुनसान और खाली पड़ा था। दूर दूर तक किसी परिंदे का नामो निशान नहीं था और चारों तरफ एक बहुत ही खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। सियोक वू ने अपने पहचान वाले अफसर से फोन पर बात कर ली थी और उसने सियोक वू को बताया था कि वो अपनी बेटी को लेकर मेन गेट की बजाय पूर्वी गेट की तरफ से बाहर निकले, जहां उसे कुछ जवान सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। सियोक वू बहुत मतलबी था और उसने यह बात किसी और को नहीं बताई। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर चुपचाप दूसरी दिशा में जाने लगता है। सुआन अपने पिता की इस मतलबी हरकत से बहुत दुखी होती है और कहती है कि आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसीलिए माँ हमें छोड़कर चली गई। यह बात सियोक वू के दिल पर सीधे तीर की तरह लगती है। बाकी बचे हुए लोग संग हुआ और उस प्रेग्नेंट औरत के साथ स्टेशन की मेन सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने लगते हैं। सीढ़ियां बिल्कुल शांत थीं, लेकिन जैसे ही वो लोग सीढ़ियों के सबसे नीचे वाले हिस्से पर पहुंचते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। सामने कांच के दरवाजों के पीछे सेना के सैकड़ों जवान खड़े थे, लेकिन वो जवान अब इंसान नहीं रहे थे। वो सब के सब इस खतरनाक वायरस का शिकार होकर जंबी बन चुके थे। सेना पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वहां भयंकर भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए वापस ऊपर ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। जो इंसान सीढ़ियों पर गिरता, उसे पीछे से आने वाले दर्जनों जंबीज तुरंत नोच कर खा जाते। खून की नदियां बहने लगती हैं। सियोक वू और सुआन भी पूर्वी गेट की तरफ गए थे, लेकिन वहां भी जंबीज का हमला हो जाता है। सियोक वू अपनी बेटी को लेकर पागलों की तरह वापस ट्रेन की तरफ भागता है। पीछे मुड़कर देखने का भी वक्त नहीं था। संग हुआ अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को बचाने के लिए जॉम्बीज से बिल्कुल खाली हाथ भिड़ जाता है और उन्हें अपनी पूरी ताकत से पीछे धकेलता है। सियोक वू भी वहां पहुंचता है और वो दोनों मिलकर जॉम्बीज को रोकते हैं ताकि बाकी लोग ट्रेन में वापस चढ़ सकें। इस भयंकर मार काट और अफरा तफरी में लोग अलग अलग डिब्बों में फंस जाते हैं। सियोक वू, भारी भरकम संग हुआ और बेसबॉल टीम का एक लड़का ट्रेन के 9वें डिब्बे में फंस जाते हैं, जबकि सियोक वू की छोटी बेटी सुआन, संग हुआ की प्रेग्नेंट पत्नी और एक बूढ़ी औरत अपनी जान बचाकर ट्रेन के 13वें डिब्बे के टॉयलेट में जाकर छुप जाते हैं। और वो घमंडी बिजनेसमैन यौन सुक और बाकी डरे हुए लोग ट्रेन के सबसे सुरक्षित 15वें डिब्बे में बंद थे, जहां कोई जंबी नहीं था। ट्रेन किसी तरह वहां से निकल पड़ती है, लेकिन अब कहानी का सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सर्वाइवल शुरू होता है।
सियोक वू को पता चलता है कि उसकी बेटी सू आन डिब्बा नंबर 13 में फंसी हुई है, लेकिन डिब्बा नंबर 9 से 13 के बीच के जो 3 डिब्बे थे वो खूंखार जॉम्बीज से खचाखच भरे हुए थे। सियोक वू अब वो मतलबी इंसान नहीं रहा था। अपनी बेटी की जान खतरे में देखकर उसके अंदर एक बाप की ममता और हिम्मत जाग उठती है। वो संग हुआ और उस कॉलेज के लड़के के साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है। वो तीनों अपनी बाहों पर डक टेप और मैगजीन लपेट लेते हैं ताकि जंबी उन्हें आसानी से काट ना सकें। वो अपने हाथों में लोहे की लाठियां और बेसबॉल बैट उठा लेते हैं और मौत के मुंह में घुसने के लिए तैयार हो जाते हैं। सामने मौत का पूरा समंदर था। संग हुआ किसी मशीन की तरह जॉम्बीज को उठाकर पटकता है। वो अपनी पूरी ताकत से घूंसे मारता है और जॉम्बीज को दूर फेंकता है। सियोक वू अपनी लाठी से जॉम्बीज के सिर फोड़ रहा था। वो तीनों अपनी जान की परवाह किए बिना उस खून से सने डिब्बे को पार करते हैं। इसी बीच उन्हें एक बहुत ही बड़ी कमजोरी का पता चलता है। जैसे ही ट्रेन एक अंधेरी गुफा के अंदर से गुजरती है और डिब्बे में घुप अंधेरा छा जाता है, सारे जंबी अचानक से शांत हो जाते हैं। उन्हें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो सिर्फ आवाज सुनकर हमला करते हैं। इस कमजोरी का फायदा उठाकर वो तीनों एक बहुत ही चालाक चाल चलते हैं। जब ट्रेन अगली गुफा से गुजरती है तो वो अंधेरे में चुपके चुपके रेंगते हुए सीटों के ऊपर से गुजरते हैं और अपना फोन दूर फेंककर जॉम्बीज का ध्यान भटका देते हैं। इस खौफनाक और दिल दहला देने वाले सफर को पार करते हुए वो आखिरकार डिब्बा नंबर 13 के टॉयलेट तक पहुंच जाते हैं और सुआन और उस प्रेग्नेंट औरत को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उन सबको सुरक्षित 15वें डिब्बे तक पहुंचना था जहां बाकी इंसान मौजूद थे। लेकिन यहाँ हमें ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा डरावना इंसानी फितरत का सच देखने को मिलता है। जब सियोक वू और बाकी लोग 15वें डिब्बे के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो अंदर बैठा वो घमंडी और स्वार्थी बिजनेसमैन यौन सुख दरवाजा खोलने से साफ मना कर देता है। उसे लगता है कि ये लोग अपने साथ वायरस लेकर आए होंगे और अगर दरवाजा खोला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। वो लोगों को भड़काकर अंदर से दरवाजे को टाई से कसकर लॉक कर देता है। पीछे से जॉम्बीज का पूरा झुंड सियोक वू और उसके साथियों पर टूट पड़ता है। भारी भरकम संग हुआ उन जॉम्बीज को रोकने के लिए अकेले ही दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से जॉम्बीज को पीछे धकेलता है ताकि सियोक वू सामने वाले कांच के दरवाजे को तोड़ सके। लेकिन जॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी। वो संग हुआ के हाथों को काट लेते हैं। उसका शरीर खून से लथपथ हो जाता है। दर्द से तड़पते हुए भी संग हुआ हार नहीं मानता और दरवाजे को रोके रखता है। वो रोते हुए अपनी पत्नी को देखता है जो कांच के दूसरी तरफ खड़ी थी और उसे अपनी आने वाली बच्ची का नाम बताता है। संग हुआ सियोक वू से वादा लेता है कि वो किसी भी कीमत पर उसकी पत्नी की जान बचाएगा और फिर वो हमेशा के लिए जॉम्बीज की भीड़ में खो जाता है। एक बहुत ही अच्छे और बहादुर इंसान ने दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। सियोक वू गुस्से से पागल हो जाता है और कांच का दरवाजा तोड़कर अपनी बेटी और प्रेग्नेंट औरत को लेकर 15वें डिब्बे में घुस जाता है। वो गुस्से में उस बिजनेसमैन यौनसुख को जमीन पर गिराकर बहुत मारता है और पूछता है कि उसने दरवाजा क्यों नहीं खोला। लेकिन वो बिजनेसमैन बहुत ही चालाक था। वो डिब्बे में मौजूद बाकी लोगों को डरा देता है कि सियोक वू के खून में वायरस आ चुका है और अगर ये लोग यहाँ रहे तो हम सब मारे जाएंगे। वहां मौजूद इंसान इतने मतलबी हो चुके थे कि वो इंसानियत भूल जाते हैं और सियोक वू उसकी बेटी और बाकी बचे हुए गिने चुने लोगों को एक छोटे से डिब्बे में निकालकर बंद कर देते हैं। लेकिन कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। 15वें डिब्बे में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसकी सगी बहन उन लोगों के साथ बाहर छूट गई थी और अब वो जंबी बन चुकी थी। वो बूढ़ी औरत अपनी बहन को कांच के पार एक जंबी की शक्ल में देखकर बहुत टूट जाती है। जब वो पलटकर उन मतलबी इंसानों को देखती है जो अपनी जान के लिए दूसरों की जान ले रहे थे तो उसे उन इंसानों से नफरत हो जाती है। वो बूढ़ी औरत बुदबुदाते हुए दरवाजे के पास जाती है और जानबूझकर वो दरवाजा खोल देती है जिसके पीछे जंबीज का झुंड खड़ा था। अगले ही पल एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सैकड़ों खूंखार जंबी 15वें डिब्बे में घुस आते हैं। उन सभी मतलबी और घमंडी इंसानों को भागने का मौका भी नहीं मिलता। जॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें बहुत ही बेरहमी से फाड़ कर रख देते हैं। वो पूरा का पूरा डिब्बा खून से लाल हो जाता है। अब ट्रेन बुसान शहर के बहुत करीब पहुंच चुकी थी जो सेना का आखिरी सुरक्षित इलाका था। लेकिन तभी ट्रेन के ड्राइवर को सामने पटरियों पर बहुत बड़ा मलबा दिखाई देता है। पूर्वी दाएगू स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो चुका था और पटरियां ब्लॉक थीं। ड्राइवर बहुत ही समझदारी दिखाते हुए ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है और ट्रेन सुरक्षित रुक जाती है। ड्राइवर स्पीकर पर अनाउंस करता है कि आगे पटरियां ब्लॉक हैं, इसलिए वो बाहर जाकर दूसरी पटरियों पर एक ट्रेन ढूंढ कर लाएगा और तब तक सब लोग ट्रेन के अंदर अपनी जान बचा कर रखें। ड्राइवर अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकलता है और एक एक ट्रेन को चेक करने लगता है। एक ट्रेन के अंदर उसे सिर्फ जॉम्बीज मिलते हैं तो वो वहां से बचकर दूसरी तरफ जाता है और आखिरकार उसे एक मालगाड़ी का इंजन मिल जाता है
जिसे वह स्टेशन से बाहर निकलता है। वही वहां उनकी ट्रेन में योन सुक एक ट्रेन अटेंडेंट को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज से बचकर बाथरूम में छिपे थे। तभी योन सुक चालाकी दिखाता है और उस अटेंडेंट को बाहर उन ज़ॉम्बीज के पास फेंक देता है और वह मतलबी अकेला अपनी जान बचाकर भागने लगता है। इधर सियोक वू, उसकी बेटी, वो प्रेग्नेंट औरत और वो पागल आदमी, साथ ही वह 2 बेसबॉल प्लेयर्स भी बाहर निकलकर ट्रेन ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी सामने से एक जलती हुई मालगाड़ी तेजी से आती है और उनके पास खड़ी ट्रेन से जोरदार तरीके से टकरा जाती है। इस भयानक टक्कर से रुकी हुई ट्रेन के डिब्बे हवा में उछलकर पलट जाते हैं, जिससे वह दोनों लोग अलग हो जाते हैं। वह दोनों एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं जहां लड़का दरवाजा तोड़ते हैं ताकि वह ट्रेन की दूसरी तरफ जा सके। तभी वह योन सुक आ जाते हैं जिसके पीछे ज़ॉम्बीज बड़े थे। वह आता है और उस लड़की को ज़ॉम्बीज के आगे फेंक देता है। वह लड़का ज़ॉम्बीज से लकड़ी को बचाता है, पर डरपोक योन सुक वहां से भाग जाता है और वह लकड़ी ज़ॉम्बी बनकर लड़के को भी काट लेती है। दूसरी ओर सियोक वू, सुआन, प्रेग्नेंट औरत और वो पागल आदमी उसी पलटे हुए ट्रेन के मलबे के नीचे बुरी तरह फंस जाते हैं। सियोक वू किसी तरह मलबे के अंदर से रेंगकर बाहर निकलता है और बाहर से भारी लोहे के टुकड़ों को हटाकर उन्हें निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी उनके ठीक ऊपर जो ट्रेन का डिब्बा झूल रहा था, उसके कांच के शीशे ज़ॉम्बीज के वजन से टूट जाते हैं। दर्जनों खून के प्यासे ज़ॉम्बी सीधे नीचे गिरते हैं। मौत बिल्कुल उनके सामने थी। लेकिन तभी वो पागल आदमी, वो एक असली हीरो की तरह उन ज़ॉम्बीज रोकने लगता है ताकि वो सुआन और उस प्रेग्नेंट औरत तक ना पहुंच सके। ज़ॉम्बीज उसे बहुत ही बेरहमी से नोचने और काटने लगते हैं। दर्द से तड़पते हुए भी वो पागल आदमी उन दोनों को वहां से भागने का रास्ता दे देता है और वक्त रहते वो दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। पर खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि वह ज़ॉम्बीज अभी भी उनके पीछे पड़े हुए थे। दूसरी तरफ वो बहादुर ट्रेन ड्राइवर भी उस चालू इंजन को लेकर आ रहा था। लेकिन जब वो उस मतलबी योन सुक को ज़ॉम्बीज से बचाने जाता है तो योन सुक खुद की जान बचाने के लिए उस बेगुनाह ड्राइवर, जो सिर्फ सबकी जान बचाना चाहता था, उसको ज़ॉम्बीज के आगे फेंक देता है और खुद इंजन में चढ़ जाता है। वहीं सियोक वू अपनी बेटी और उस प्रेग्नेंट औरत के साथ भाग रहा है, जिन्हें वह चलता हुआ इंजन दिखाई देता है, जिस कारण वह लोग उस इंजन के पीछे भागने लगते हैं और उनके पीछे ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड पड़ा था जो तादाद में बढ़ते ही जा रहे थे। कैसे करके वे लोग टेंशन में चढ़ जाते हैं, लेकिन वह ज़ॉम्बीज उनकी ट्रेन को छोड़ते ही नहीं और उनकी ओर आने लगते हैं, जो देखकर सियोक वू ज़ॉम्बीज के हाथों को इंजन से अलग कर देता है। उन्हें लगता है कि अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन तभी इंजन के अंदर से एक खौफनाक आवाज आती है। वहां वो मतलबी बिजनेसमैन योन सुक मौजूद था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। एक ज़ॉम्बी ने उसे बुरी तरह काट लिया था और अब वो धीरे धीरे वायरस का शिकार हो रहा था। उसकी आंखें सफेद हो रही थीं और वो एक खूंखार ज़ॉम्बी बनने की कगार पर था। सियोक वू अपनी बेटी और उस औरत को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी बने बिजनेसमैन से भिड़ जाता है। दोनों के बीच एक बहुत ही भयानक और खून खराबे वाली हाथापाई होती है। बिजनेसमैन पागलों की तरह सियोक वू को काटने की कोशिश कर रहा था। सियोक वू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बिजनेसमैन को ट्रेन के इंजन से नीचे पटरियों पर फेंक देता है, लेकिन इस खौफनाक लड़ाई में जो नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है। उस बिजनेसमैन ने सियोक वू के हाथ पर बहुत ही गहराई से अपने दांत गड़ा दिए थे। सियोक वू के हाथ से खून बहने लगता है। सियोक वू को तुरंत समझ आ जाता है कि खेल खत्म हो चुका है। अब उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ चंद मिनट बचे हैं और वायरस उसके शरीर में बहुत तेजी से फैल रहा है। वह रोती हुई सुआन और उस प्रेग्नेंट औरत को इंजन में बैठकर समझाता है कि इंजन को कैसे रोकना है। अपने आखिर वक्त में सियोक वू को बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने काम के लिए अपनी बेटी को कभी वक्त नहीं दिया। सुआन अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लेती है और पागलों की तरह रोते हुए कहती है कि पापा मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लेकिन सियोक वू जानता था कि अगर वो वहां रुका तो वो कुछ ही मिनटों में अपनी ही बेटी का खून पी जाएगा। वो रोते हुए ट्रेन के इंजन के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से पर चला जाता है। जैसे ही वायरस उसके दिमाग पर कब्जा करने लगता है, उसकी नसों का रंग काला पड़ने लगता है और उसकी आंखें सफेद होने लगती हैं। लेकिन तभी सियोक वू के दिमाग में एक बहुत ही खूबसूरत याद आती है। वो याद उस दिन की थी जब सुआन पैदा हुई थी और सियोक वू ने उसे पहली बार अपने हाथों में उठाया था। उस खूबसूरत याद में खोते हुए सियोक वू के चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान आ जाती है और वो एक पिता का अपना आखिरी फर्ज निभाते हुए उस चलती हुई ट्रेन के इंजन से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है। एक पिता ने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए मौत को गले लगा लिया था। अंत में वो इंजन एक अंधेरी गुफा के पास जाकर रुक जाता है क्योंकि आगे का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक था। सुआन और वो प्रेग्नेंट औरत ट्रेन से उतरते हैं और पैदल ही उस लंबी और अंधेरी गुफा से गुजरने लगते हैं। गुफा की दूसरी तरफ बुसान की सेना हथियारों के साथ बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उन्हें गुफा के अंधेरे में सिर्फ 2 परछाइयां आती हुई दिखाई देती हैं। सेना के कमांडर को लगता है कि वो ज़ॉम्बीज हैं और वो अपने स्नाइपर को आदेश देता है कि उन्हें गोली मार दो।
स्नाइपर अपनी बंदूक का निशाना सुआन के सिर पर लगा लेता है और ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उस गहरी और अंधेरी गुफा से एक बहुत ही दर्द भरी और रोने की आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज सुआन की थी, जो अपनी सुबकियों के बीच वो गाना गा रही थी जो उसने खास तौर पर अपने पिता के लिए स्कूल में तैयार किया था, लेकिन वो उसे कभी सुना नहीं पाई थी। उस मासूम सी बच्ची की दर्द भरी आवाज और उस गाने को सुनकर सेना के जवानों को तुरंत समझ आ जाता है कि वो जॉम्बीज नहीं बल्कि जिंदा इंसान हैं। सेना के जवान अपनी बंदूकें नीचे कर लेते हैं और दौड़कर उन दोनों के पास जाते हैं और उन्हें सुरक्षित बचा लेते हैं। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।